गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आप लोगों से बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसको डिस्कस कर रही हूँ। इसमें हमने पिछले कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो नया टॉपिक लेकर शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर वो है फेट मैप एंड गैस्ट्रुलेशन। फेट मैपिंग और गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, हमने अभी तक ब्लास्टुला तक की बातें की हैं। द ब्लास्टुला इट इज़ अ सिंगल वॉल्ड स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोगों ने स्टडी किया था ब्लास्टुला जब देखा ही था। By a process of movement and orientation of some of the cells of the wall of blastula, it becomes a double-walled or diploblastic or triple-walled or triploblastic structure which called gastrula. And the process involved is called as gastrulation. In this way, to occupy their respective position in the embryo, the blastomeres of presumptive organs forming areas, they move from the exterior to the interior of the blastula. The gastrula is one of the most significant stages of embryological development of multicellular animals, and basically it is characterized by the following events. तो यहाँ पर क्या होता है गैस्ट्रुलेशन में कि ब्लास्टुला, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि सिंगल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है और यह ब्लास्टुला जो होता है वो बाद में डबल या ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर के भी फॉर्म के अंदर ट्रिपल वॉल्ड स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है। इस ट्रिपल वॉल्ड या डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर को गैस्ट्रुला कहते हैं। और इस कन्वर्जन के अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है गैस्ट्रुलेशन का, उसके अंदर जो ब्लास्टोमियस होते हैं वो अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस जो हैं उनकी तरफ मूव करते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। इस तरीके से ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला जो है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रुला जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेज होती है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की, जिससे कि जो कि बहुत सारी इवेंट से मिलकर के बनी हुई होती है, इवेंट से मिलकर के कंप्लीट होती है। और इसकी जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला है अ रीअरेंजमेंट्स ऑफ ब्लास्टोमियर्स बाय मीन्स ऑफ फॉर्मेटिव और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स अकर। जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है और ये रीअरेंजमेंट जो मूवमेंट्स के द्वारा होता है, इन मूवमेंट्स को फॉर्मेटिव या फिर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। द रिदम ऑफ सेलुलर डिवीज़न इज स्लो डाउन और ऑलमोस्ट इनहिबिटेड। जैसे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है, सेलुलर डिवीज़न जो है वो धीमा हो जाता है या फिर लगभग ख़त्म हो जाता है। ग्रोथ इज इनसिग्निफिकेंट इन एनी केस, द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म चेंजेस एंड द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इंटेंसिफाइड। मेटाबॉलिज्म का टाइप जो है वो चेंज हो जाता है और ऑक्सीडेशन की रेट जो है वो इंटेंसिफाइड हो जाती है। द न्यूक्लियाई दे बिकम मोर एक्टिव इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स। The influence of paternal chromosome it becomes evident during gastrulation. During gastrulation, chemodifferentiation is started by the synthesis of new and different kind of protein molecules. और इस सब को गैस्ट्रुलेशन को होने के दौरान ही कुछ फेट मैप्स जो हैं एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होती हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दे आर फॉर्म्ड ऑफ ए वैरायटी ऑफ सेल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल जाइगोट बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। You know, these cells during embryogenesis develop into various types of tissues and organs. Since the blastomeres they are more or less similar in appearance, the fate or end result of each blastomere can only be ascertained by certain special devices. As a result, the blastula can be marked into different areas, each developing into a particular organ or organ systems. Moreover, a correct interpretation of gastrulation it is only possible when we have perfect knowledge of the position of
presumptive germinal layers which occupying in the blastula. A chart or topographical surface mapping shows the fate of each part of an early embryo. In particular, a blastula, it is called as fate map. Fate map क्या होता है? ये एक चार्ट होता है जो कि एम्ब्रियो के प्रत्येक पार्ट के फ्यूचर को, उसके फेट जो है उसको शो करता है। तो इसको अपन बोलते हैं फेट मैप। यानी कि ब्लास्टुला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लास्टुला जो है ब्लास्टोमियस से बनाता है, और ब्लास्टोमियस जो हैं वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं। तो हमें किसी भी पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर को देखकर ये नहीं कह सकते कि यह ब्लास्टोमियर फ्यूचर में जाकर के जो एम्ब्रियो का कौन सा ऑर्गन जो है या जो एडल्ट है उसका कौन सा ऑर्गन बनाएगा। इस काम को करने के लिए ब्लास्टोमियस के फेट जो है उसको स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर मैप जो है उसकी फॉर्मेशन की जाती है और उसकी स्टडी की जाती है। चार्ट जो है उसको फॉर्म किया जाता है और ये चार्ट जो है वही फेट मैप कहलाता है। फेट मैप जो होते हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो होता है फेट मैप्स जो हैं दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय नेचुरल मार्किंग्स। द साइटोप्लाज्म ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ऑफ सम एनिमल्स सच एज सम एसिडियन, फॉर एग्जांपल Cynthia partita cyana, they has natural color differences in its various regions. On the basis of pigmentation differences, 4 general regions may be distinguished in the egg cytoplasm of Cynthia partita. Cynthia partita के अंदर क्या होता है, इसमें हमें किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर नेचुरल ही जो एग होता है उसके कलरेशन जो है, उसका जो कलर होता है एग के अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग कलर जो है वो पाए जाते हैं। अब इन 4 जो पार्ट हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है अपर हेमिस्फीयर ऑफ क्लियर साइटोप्लाज्म। इट रिप्रेजेंट्स प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल एक्टोडर्म, सो इट इज़ कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। सबसे ऊपर का हेमिस्फीयर का जो पार्ट होता है उसमें क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। अपर हेमिस्फीयर जो है वो क्लियर साइटोप्लाज्म का होता है, इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मल एक्टोडर्म या एक्टोडर्म कहते हैं। देन पोस्टीरियर वेंट्रली द येलो क्रिसेंट इज प्रोस्पेक्टिव मीसोजम, सो इट इज़ कॉल्ड मीजोप्लाज्म। पीछे की तरफ, पीछे और नीचे की तरफ जो होता है वो येलो क्रिसेंट होता है, इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव मीसोडर्म या मीजोप्लाज्म कहते हैं। एंटीरियर डोर्सल, a gray crescent cytoplasm encompasses 2 developmental prospects, an upper neural ectoderm called the neuroplasm and a lower notochord, it is called chordoplasm. A vegetal area of dark gray yolky plasm, it is prospective endoderm, so it is called endoplasm. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 तरीके के पार्ट के अंदर हम सिंथिया पार्टिटा जो है उसका एग जो है उसको नेचुरल मार्किंग के बेसिस पर स्टडी कर सकते हैं। एक तो अपर हेमिस्फीयर, दूसरा पोस्टीरियो वेंट्रल पार्ट, तीसरा एंटीरियो डोर्सल पार्ट और फोर्थ वन जो है वो वेजिटल पार्ट। यानी कि सपोज ये इसका एग है पार्टिटा, सिंथिया पार्टिटा का। सिंथिया पार्टिटा के अंदर जो अपर हेमिस्फीयर होता है ये तो एपिडर्मल एक्टोडर्म या एक्टोप्लाज्म बनाता है। पोस्टीरियो वेंट्रली यानी कि पीछे और नीचे की तरफ, इस एग के पीछे और नीचे की तरफ वाला जो पोर्शन होता है वो मीसोप्लाज्म बनाता है। और एंटीरियो डोर्सल यानी कि आगे और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो अपर न्यूरल एक्टोडर्म और न्यूरोप्लाज्म की फॉर्मेशन करता है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो वेजिटल एरिया बनाता है कि जो कि डार्क ग्रे कलर का होता है। तो ऊपर वाला जो है वो कैसा होगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, नीचे वाला डार्क ग्रे कलर का होता है, पीछे की तरफ वाला जो है येलोइश होता है और ऊपर की तरफ जो है ये वाला ग्रे कलर का होता है। इस तरीके से 4 पार्ट के अंदर ये डिवाइडेड होता है। इसमें से जो सेकंड और थर्ड पार्ट होते हैं, सेकंड और थर्ड का मतलब है कि कौन कौन से क्रीसेंट, एक तो येलो क्रीसेंट और दूसरा वाला ग्रे क्रीसेंट। ये जो 2 पार्ट होते हैं दे टुगेदर फॉर्म अ बेल्ट सराउंडिंग द एग जस्ट बिलो द इक्वेटर। ये जो है
ये एग की इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे की तरफ एक बेल्ट की फॉर्म के अंदर ये चारों तरफ से एग को घेरे हुए रहते हैं, येलो और ग्रे क्रीसेंट। Thus the development of different parts of embryo enumerated is caused by the kind of cytoplasm that is contained in the zygote। अब आता है कि हम, ये तो था नेचुरल मार्किंग, क्योंकि इसके एग के अंदर जो सिंथिया पार्टिटा है उसके एग के अंदर नेचुरल मार्किंग प्रेजेंट होती हैं। अब जो दूसरा तरीका है कि किस तरीके से फेट मैप को आर्टिफिशियल मार्किंग के द्वारा बनाया जा सकता है। The natural marking due to the pigment differentiation of egg cytoplasm does not occur in other animals, or if occurs as in amphibians, it presents such an ambiguity almost impossible. In all these cases, some artificial marking methods have been used to construct the fate maps. The artificial marking methods in the construction of fate maps of amphibians, they were first discovered by Walter Vogt in 1925. तो फर्स्ट वाइटल स्टेनिंग मार्किंग, V.W. Vogt has discovered this method by use of vital dyes which are retained by cell for considerable period and in no way interfere with the normal process of development. The method consists in applying a small piece of agar or cellophane. They both are, agar and cellophane, what are they? They both are stain carrier. They stained with a vital dye such as Nile blue sulfate, neutral red, Janus green or Bismarck brown, and they are pressed against a chosen area of the blastula for a short period. The dye diffuses from the piece of agar or cellophane within few minutes into the blastomeus, which will retain their distinctive coloration for several days. Thus, by marking several areas, it is possible to follow the movement of gastrulation by continuous observation. इसमें क्या करते हैं कि सपोज़ ये एनिमल का एग है, यहाँ पर डाइज जो है, वाइटल डाइज जो है उनको यूज़ करते हैं। वाइटल डाइज को यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है कि अगर यह सेलफोन का एक टुकड़ा स्मॉल पीस लिया जाता है और उस स्मॉल पीस को इन डाइस के अंदर डाई कर लिया जाता है, उसको कलर कर लिया जाता है। उसके बाद इस पीस को जो ब्लास्टुला स्टेज के ब्लास्टोमियर्स हैं उनके ऊपर चिपकाया जाता है, पीसेस को अलग अलग पोजीशन के ऊपर। तो अगर और सेलफोन जो है उनके अंदर जो कलर होता है वो उनमें से ब्लास्टोमियर्स के अंदर, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और बाद में इनकी जो कलर्ड ब्लास्टोमियर्स हैं उनके मूवमेंट को स्टडी करके ब्लास्टोमियर्स के प्रोस्पेक्टिव जो एरियाज़ जो हैं उनका पता लगाया जा सकता है। द परसिस्टेंस ऑफ डाई makes it possible to establish the ultimate location of the embryo. This will enable to construct a map of prospective organ forming regions. By vital dye staining method, the prospective organ region maps or fate maps have been made for a number of vertebrate species. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर को ये डाई का सोल्यूशन है, तो ये जो है वो सोल्यूशन है डाई का, जो वाइटल स्टेन है उनका सॉल्यूशन है, और इसके अंदर जो अगर के पीस जो हैं उनको डाल दिया जाता है, अगर या सेलफोन, और उससे डाई इसमें आ जाती है। फिर इनको एग के ऊपर अलग अलग जगह पर चिपकाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाद में इनकी स्टडी किया जाता है कि ये कहाँ पर माइग्रेट होते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर अलग अलग डाइज जो हैं उनकी मार्किंग से न्यूरल प्लेट एरिया, नोटोकार्ड, ब्लास्टोपोर, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म जो हैं उनकी पोजीशन को स्टडी किया गया है। ये जो सेकंड वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर, ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट ऑफ लोकल स्टेनिंग ऑफ ए गैस्ट्रुला का लोकल स्टेनिंग जो है उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पर जो सरफेस है गैस्ट्रुला की सरफेस, उसके ऊपर वाइटल मार्क्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इसमें से जो A, B, C और D ये वाइटल स्टेनिंग के मार्क हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 10 11 तक, जैसे B के अंदर भी यहाँ पर ये सब इसकी जो एग है उसकी एक्सटीरियर जो सरफेस है, सरफेस व्यू के ऊपर बनाए गए हैं। बाद में एग को डिसेक्ट करके
डिसेक्ट किया गया है और उसकी जो डाइज है उनकी पोजीशन जो है वो इस वाले डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये वाइटल स्टेनिंग शो कर रहे हैं ये वाले डायग्राम। अब हम आते हैं दूसरा कार्बन पार्टिकल मेथड। कार्बन पार्टिकल मेथड जो है स्प्रैट ने 1946 में दिया था। इंडिपेंडेंटली ऑफ वाइटल स्टेनिंग अनदर मेथड इट वाज गिवन बाय स्प्रैट इन 1946 फॉर मार्किंग cells of a developing embryo. This method consists of applying tiny particles of carbon to the surface of the embryo. Carbon particles stick to the surface of the cells and can thus be used as markers, enabling the investigator to follow the movements of cells and draw up the fate. यहाँ पर वाइटल स्टेनिंग की जगह पर कार्बन पार्टिकल्स जो है उनको यूज़ किया गया है। थर्ड जो तरीका है आर्टिफिशियल फेट मैप फॉर्मेशन का कंस्ट्रक्शन का वो है रेडियो एक्टिव मार्कर मेथड ऐप। रिसेंटली रेडियो एक्टिव लेबलिंग ऑफ ब्लास्टोमियास टू असर्टेन देयर प्रोस्पेक्टिव डेस्टिनी हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड विद द रेडियो एक्टिव मार्कर सच एज ट्राइटिएटेड thymidine and grafting them back to their normal sites or using cells of different species which have different staining properties. Thus, the fate maps play a very significant role in clearly understanding gastrulation, but they do not necessarily imply that the blastulae are mosaics of areas that differ from one another in biochemical architecture or otherwise. In fact, they represents only a description of what particular areas are destined to become, not what they are. In this diagram, ये वाला जो डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है थर्ड डायग्राम जो है इसके अंदर आप डिफरेंट वर्टिब्रेट्स जो है उनके फेट मैप्स देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है अलग अलग एनिमल्स के फेट मैप दिए गए हैं। इसके अंदर ये वाला जो है ये फेट मैप जो है वो एम्फीबिया का है, ये वाला फेट मैप टीलियोस्ट का है, ये वाला फेट मैप जो है वो रेप्टाइल्स और एव्स का है, ये पार्टिया स्टाइला का है। इस तरीके से अलग अलग फेट मैप्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस्ट्रुलेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।